कहानी है मन का मैल। रुचिता लगभग चीखते हुए कमरे से निकली। अब बस भी करो। कितनी बार समझाया है कि लड़कियों को ऐसे चिल्ला चिल्ला कर बात नहीं करनी चाहिए, पर तुम्हारी खोपड़ी में तो मेरी कोई बात घुसती ही नहीं। कॉलेज नहीं जाना है क्या? और उधर शाप भी बस हद करते हैं। जवान बेटी के साथ क्या कोई इस तरह? मैं चाह कर भी अपने आप को काबू में नहीं रख पाई और भर्राए आवाज में आधी अधूरी ही सही मन की भड़ास निकाल ही दी। शांत प्रकृति की होने के कारण क्रोधित होते ही मुझे घबराहट सी होने लगती है, इसलिए पल भर में ही लगने लगा कि अंदर कुछ टूटने फूटने लगा है। ऐसा महसूस हो रहा था मानो मैं अचानक ही असहाय सी हो गई हूँ। रुचिता और उदर्श की धमाचौकड़ी और घर के कोने में दुबक कर एक दूसरे के कानों में गुपचुप बतियाने की प्रक्रिया ने मुझे निढाल करना शुरू कर दिया था। अपनी संवेदनशीलता से मैं स्वयं धराशायी हो गई। मेरी आंखें अनायास छलक उठी। माधवी, क्या हो गया है तुम्हें? उदर्श ने मेरे दोनों कंधों को थामते हुए पूछा। मैं और रुचिता तो हमेशा से ऐसे ही थे। रुचिता कितनी भी बड़ी हो जाए पर मेरे लिए वह हमेशा वही रहेगी। नन्ही मुन्नी गुड़िया। हाँ, यह तो ठीक है, पर मेरे होंठों पर अचानक जैसे किसी ने ताला लगा दिया। अंदर की बात अंदर ही अटकी रह गई। मैं सच्चाई नहीं बोल पाई। जिस सच के कड़वेपन को महसूस कर मैं अंदर ही अंदर तड़प रही थी, उस बात को उजागर करने के ख्याल मात्र से भी दिल सहमसा जाता था। तुम बहुत चिड़चिड़ी होती जा रही हो। क्या बात है? लगता है अंदर ही अंदर कोई सोच खाई जा रही है। मेरे हाथों को अपने हाथ में लेते हुए उदर्श ने मुझे अपने साथ सोफे पर बिठा लिया। हम दोनों एक दूसरे के सुख दुख के सहभागी हैं। मुझे बताओ, आखिर बात क्या है? कुछ नहीं। एक झटके में उदर्श के हाथों को मुक्त करते हुए मैं उठ खड़ी हुई। उदर्श की ऐसी चिकनी चुपड़ी बातों से अब मुझे नफरत सी होने लगी थी। सोचने लगी, कितना झूठ बोलता है उदर्श। क्या जरूरत है उसे यह कहने की कि मैं उसके सुख दुख की साथी हूँ? यदि ऐसा होता तो वह मेरे साथ बिताए जाने वाले लम्हों को रुचिता के साथ न बांटता। मैं विकल हो उठी तो प्रयास किया कि सोफे पर पड़े बैग को कंधे पर लटकाते हुए तत्काल घर से बाहर निकल जाऊं, पर रुचिता दरवाजे पर दोनों हाथ फैलाए खड़ी हो गई। माँ, पहले नाश्ता। नहीं, मुझे भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं है? रुचिता ने मुझे धकेलते हुए खाने की मेज पर बिठा दिया। माँ, मुझे तो लगता है आप रात दिन मेरी शादी को लेकर परेशान रहती हैं, पर अभी मेरी उम्र ही क्या है और फिर मैं कोई काली कलूटी तो हूँ नहीं जो लड़का मिलना मुश्किल हो जाएगा। क्यों पिताजी? टुनकती हुई रुचिता ने मुझे खुश करने का प्रयास करते हुए उदर्श से पूछा। बिल्कुल सही। पल भर पहले मेरे चिंताग्रस्त चेहरे को लेकर बेहद गंभीर हो उठे उदर्श। रुचिता की बात सुनकर फिर से चुलबुले बन बैठे। पर रुचिता, तुम्हारा शरीर जिस तरह से मोटा होता जा रहा है, उससे तो लगता है कि तुम्हें कोई अच्छा लड़का मिलने से रहा। माँ, देखो न, पिताजी हमेशा मुझे मोटी कहकर चिढ़ाते रहते हैं। मेरी प्लेट में गाजर का हलवा परोसती हुई रुचिता बोली। जानती हो माँ, पिताजी ने मुझे एक भी चम्मच गाजर का हलवा खाने को नहीं दिया, इसीलिए तो मैं इनसे लड़ रही थी। अब तुम ही बताओ, क्या मैं सचमुच इतनी मोटी हूँ? मैं रुचिता के सवाल का कोई जवाब न दे पाई, बस आंखें तरेर कर उसकी ओर देखते हुए जतला दिया कि मुझे उसका बातचीत करने का यह ढंग बिल्कुल पसंद नहीं आया। नाश्ता गले के नीचे नहीं उतर रहा था। मैं उठ खड़ी हुई। यह क्या माँ, पूरा तो खा लो। नहीं, बस रहने दे रुचिता। लगता है तेरी माँ डाइटिंग कर रही हैं। इन्हें शायद इस बात का डर है कि कहीं तुम खूबसूरती में इनसे बाजी न मार लो। और दोनों की खनकती हंसी अंगारों की तरह मेरे कानों से टकराए। मैं रुआसी हो उठी। सोचा दौड़कर दमघोंटू माहौल से बाहर निकल जाऊं, पर अचानक बढ़ते कदम रुक गए। रुचिता, तुम भी चलो ना। तुम्हारे कॉलेज का तो समय हो गया है। रुचिता को मैं छोड़ दूंगा, तुम जाओ। रुचिता को अपने अंक में समेटते हुए उदर्श ने कहा तो उसका साहस और रुचिता की उन्मुक्तता ने मेरे तनबदन में आग लगा दी। लाचार सी अपनी ही पीड़ा से झुलसती मैं तेजी से घर से बाहर निकल गई। उस रोज दफ्तर में किसी काम में मन नहीं लगा। थोड़ा बहुत काम जैसे तैसे निपटा कर मैं निढाल सी कुर्सी पर बैठी रही। चिंता में डूबे मेरे दिल और दिमाग में बार बार वही दृश्य आता जाता रहा। जब उदर्श ने रुचिता को अपने पास खींच लिया था,
मन में कुलबुलाहट होने लगी कि पिता पुत्री में ऐसे प्रेम प्रदर्शन का बुरा लगना अस्वाभाविक है। पर उदर्श तो रुचिता के सौतेले पिता हैं, यानी मेरे दूसरे पति। इस बात को मैं कभी भूल ही नहीं पाती थी। सालों पहले का दृश्य आंखों के आगे साकार हो उठा, जब उदर्श साहिल की मौत की सूचना देने मेरे घर आया था। विधवा होने की सूचना मिलते ही मैंने दीवारों से बाहें टकराते हुए चूड़ियां तोड़ डाली थी। मुझे लगा था मेरे साथ मेरी तरह चीत्कार कर रोने वाला उदर्श मेरी पीड़ा का सच्चा सहभागी है। वह बोला, भाभी अब हम कैसे जिएंगे? साहिल के बगैर तो मैं 2 कदम भी नहीं चल सकता। उदर्श के असहनीय वार्तालाप ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं तत्काल आंसू पोंछ डालूं और उसको संभालने का प्रयास करूं। बिना कुछ सोचे समझे मेरे सीने से लगकर उस रोज वह इतना मासूम लगा था कि मैं देर तक उसे अपनी बाहों में समेटे रही। उसके आंसुओं ने मेरे आंचल से चुपके से दोस्ती कर ली थी। उसके बाद उदर्श जब भी आता, कभी मेरे सिर पर हाथ फेरकर संरक्षक बन जाता, तो कभी मेरे आगोश में छिपकर एक नन्हा बालक। तब रुचिता 2 साल की थी। रुचिता के पिता यानी साहिल ने मुझे कभी अकेले चलना नहीं सिखाया था। हर वक्त मेरे हाथों को अपने हाथों में लिए चलता था। मैं कभी अगल बगल देखकर यह जानने का प्रयास न करती कि जिस राह पर वह मुझे लिए जा रहा है, वह कहाँ जाकर खत्म होती है। मेरी आंखें तो साहिल के तेजस्वी चेहरे पर टिकी रहती थीं, पर वह अचानक मुझे नन्ही रुचिता के सहारे ऐसी जगह छोड़कर चला गया, जहां से न तो मुझे आगे का मार्ग पता था, न पीछे का। अचकचाई सी जब भी मैं इस अनजान शहर में इधर उधर नजर दौड़ाती, तो सिवा उदर्श के कोई और मुझे नजर न आता, जिसे मेरी आंखें पहचानती हों। मैं उदर्श के सहारे की मुहताज थी और वह मेरे सामीप्य का। इसीलिए तो एक दिन उसने भाभी और आपकी सारी सीमाओं को लांघकर मेरे हाथों को थाम लिया और पूछा, मुझसे शादी करोगी? मैं अचंभित अवाक सी उसे ताकती रह गई। मासूमियत से मेरे सीने से लग जाने वाला उदर्श कभी मेरे सामने यह प्रस्ताव रखेगा, इसकी तो मैंने कल्पना ही नहीं की थी। यदि कभी ऐसी कल्पना की होती, तो उसके द्वारा पूछे जाने वाले इस संभावित प्रश्न का एक उचित उत्तर भी तैयार रखती। पर मैंने तो इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दूं। मेरे जीवन से साहिल की कमी की परिपूर्ति करने की इच्छा रखने वाला उदर्श उस समय मेरे लिए पूजनीय था या एक ओछी प्रवृत्ति वाला स्वार्थी इंसान? मैं समझ नहीं पा रही थी। मुझे सशंकित देखकर उसने कहा था, माधवी तुम्हारे साथ मेरा नाम जुड़ गया है। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे हैं। मेरी माँ ने मेरा रिश्ता कहीं और करना चाहा था, पर मैं उसके लिए तैयार नहीं था। तुम कभी यह न समझना कि मेरे मन में तुम्हारे प्रति जो स्नेह है उसमें वासना छिपी है। पर किसी और से शादी करके मैं तुम्हारी और रुचिता की देखभाल में असमर्थ हो जाऊंगा। मैं तुम दोनों को असहाय नहीं छोड़ सकता, इसीलिए यह प्रस्ताव रख रहा हूँ। मैं विस्मित सी उसे देखती रह गई। कितना अनोखा और निराला सा था उसका प्रस्ताव। मेरी भावनाओं में, मेरे हृदय में और मेरी आंखों की गहराइयों में उसने कब और कैसे कब्जा कर लिया, मैं जान ही न पाई। जब उसने मेरे रोम रोम को जीत लिया था तो इनकार भला मैं किस मुंह से करती। आगे की कहानी देखिए अगले भाग में। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।